नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और आप और मैं आज इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। भूगोल के अंदर यह चैप्टर मौजूद है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और इस चैप्टर के संदर्भ में आप और मैं आज लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 किया था, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 किया तो हमने अलग अलग बातों को जाना। हमने ये देखा कि जब भी हम लोग किसी देश के संदर्भ में बात करते हैं, आप दुनिया का कोई भी क्या देखें बच्चों, विकसित देश देखें, आप दुनिया का कोई भी अमीर देश देखें, तो आप क्या पाएंगे? आप उन देशों में एक चीज में समानता पाते हैं। क्या है वो चीज? कि भाई वहां पर परिवहन के साधन और उसी के साथ साथ संचार के साधन बहुत अच्छे हैं। परिवहन के साधनों से तात्पर्य है कि उन देशों के अंदर क्या है बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वस्तुओं को पहुंचाना है, ठीक है, चीजों को क्या करना है बच्चों, वस्तुओं को पहुंचाना है, चीजों को पहुंचाना है, तो बहुत ही अच्छे सड़क की सर्विसेज है। वहां सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहां पर रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, वहां पर क्या है बच्चों, जो पानी का मार्ग है वो बहुत अच्छा है, और वहां पर अगर बात की जाए तो वायु परिवहन बहुत अच्छा है। ऐसे ही अगर हम लोग जब भी विकसित देशों की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता चलता है कि विकसित देशों के अंदर संचार की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। संचार की सुविधाओं से तात्पर्य है कि वहां पर अच्छी क्या है बच्चों, टेलीफोन की सुविधा है, वहां पर अच्छी इंटरनेट की सुविधा है। तो ये बताया गया, हमने पिछली क्लास के अंदर ये जाना, ये समझा कि जब भी किसी देश को विकसित होना है, अपने देश को मजबूत करना है, तो उनको मुख्य तौर पर अपने देश के अंदर परिवहन और उसी के साथ साथ क्या है बच्चों, अपने देश के अंदर संचार सुविधाओं को अच्छा करना होगा। आप दुनिया का कोई भी देश देखें, अब चाहे आप अमेरिका देखें, आप चाहे आप जापान देखें, ब्रिटेन देखें, रशिया देखें, फ्रांस देखें या फिर जर्मनी देखें, आप पाएंगे कि इन सभी देशों में एक समानता है। समानता ये है कि मुख्य तौर पर इनके परिवहन बहुत अच्छे हैं और इनकी संचार सेवाएं अच्छी हैं। तो जिस देश का परिवहन और जिस देश का संचार सेवाएं बहुत अच्छी होती जाती हैं, वो देश अमीर, विकसित और मजबूत देश बनता रहता है। किसी भी देश के अंदर क्या होता है बच्चों, उसकी जान उसका परिवहन और संसार होता है। जितना अच्छा उस देश का परिवहन सिस्टम होगा, ठीक है बच्चों, यातायात के साधन होंगे, उतनी ही तेजी के साथ कोई भी देश विकसित होगा। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के अंदर मौजूद सड़कों के अलग अलग प्रकारों को भी पढ़ा था। आपको पता है, हमने पाया था कि भारत में अलग अलग प्रकार की सड़कें विद्यमान हैं। भारत के अंदर क्या है बच्चों, नेशनल हाईवेज भी हैं, भारत के अंदर राज्य की सड़कें भी हैं, भारत के अंदर जिले की सड़कें भी हैं, भारत के अंदर अन्य सड़कें भी हैं और सीमांत सड़कें भी आपने और मैंने पढ़ी थी। हम लोगों ने इन सड़कों की महत्वता को जाना था कि सड़कों के क्या क्या फायदे होते हैं, सड़कें अन्य परिवहन के साधनों से क्यों ज्यादा उपयोगी हैं, उसका अध्ययन किया। उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने रेलवे का अध्ययन किया था कि भारत में रेल का आगमन कब होता है, रेल के क्या हमारे लिए लाभ हैं, रेलवे की क्या क्या समस्याएं हैं, उसको आपने और मैंने जाना था। उसी के साथ साथ फिर हमने एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि वायु परिवहन के भारत के अंदर क्या है बच्चों, वायु परिवहन कब शुरू हुआ? 1953 के बाद, 1953 के बाद से ही भारत के अंदर क्या किया गया था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारत देश की एक अपनी क्या है बच्चों, एक अपनी वायुयान की सेवा है जिसे कहा जाता है एयर इंडिया। एयर इंडिया दुनिया के अलग अलग देशों में तो जाती ही है, इसी के साथ साथ भारत के अंदर भी एयर इंडिया अपनी सर्विसेज को देती है। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि हमारे पास, हमारे देश में सरकारी एयरलाइंस, एयर इंडिया तो है ही, उसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सी प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं। और इन प्राइवेट एयरलाइंस में क्या होता है बच्चों, लोग यात्रा करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा यातायात का साधन है। इसी के साथ आपको याद होगा, हम लोगों ने वायु परिवहन के लाभ को जाना था कि भाई अगर आपको दूर स्थानों तक जाना है, दुर्गम स्थानों तक जाना है, पहाड़ों में, पर्वतों में, रेतीले स्थानों पर जाना है, द्वीपों पर जाना है, तो आपके लिए वायु परिवहन यानी कि आपके हेलीकॉप्टर और प्लेन ही सबसे बढ़िया रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है बच्चों, सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो दुर्गम स्थानों पर आप लोग बिल्कुल सही तरीके से जल्दी पहुंच सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब जब भी हम लोग वायु परिवहन की बात करते हैं तो ये बहुत क्या है बच्चों, तेज ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि अगर आपको दिल्ली से बंबई जाना है, रोड से अगर आप जाएंगे तो लगभग 17-18 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप यात्रा करते हैं हवाई जहाज से, तो आप लोग क्या यात्रा कर लेंगे, 2 घंटे के अंदर ही अपनी सारी यात्रा को समाप्त कर लेंगे। तो आपका क्या है बच्चों, बहुत तेजी के साथ ये यात्रा कराता है और आपके समय को बचाता है।
हम लोगों ने इसी के साथ वायु परिवहन की कुछ समस्याओं को भी जाना था। महंगा है, कैसा है बच्चों? वायु परिवहन का प्रयोग करना सभी के बस की बात नहीं है। इसका टिकट और इसका किराया बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से ये क्या रहता है बच्चों, साधारण लोगों से और गरीब लोगों से दूर रहता है। मुख्य तौर पर अमीर लोग ही वायुयान के अंदर यात्राएं करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरी समस्या जो देखी थी आपने और मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत, जो आपके वायु परिवहन है, इसके अंदर आपने क्या पाया था कि यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, जान का जोखिम रहता है। कोई दुर्घटना हो गई तो क्या है, जीवन के बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी के साथ साथ हमने भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के संचार के माध्यमों का भी अध्ययन किया था। आपको याद है, हमने पाया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग प्रकार के संचार के माध्यम मौजूद हैं। भारत के अंदर बहुत सारे टेलीविजन के क्या है बच्चों, चैनल्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, सूचनाएं दी जाती हैं, खबरों के चैनल हैं, मनोरंजन के चैनल हैं। भारत के अंदर भारत सरकार का एक अपना मनोरंजन का चैनल है, जिसे हम लोग दूरदर्शन कहते हैं। दूरदर्शन भारत की बहुत सारी भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं हैं, उनमें प्रोग्राम्स को क्या करता है, डिलीवर करता है। इन प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को बताया जाता है कि देश में, दुनिया में, समाज में क्या चीजें चल रही हैं। लोगों को देश दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। यही नहीं, भारत देश के अंदर रेडियो के द्वारा भी क्या किया जाता है, भारत के नागरिकों को जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। भारत देश के अंदर आकाशवाणी भारत सरकार का क्या है बच्चों, एक सरकारी रेडियो चैनल है, जहां पर देश के संदर्भ में सारी जानकारी शेयर की जाती है। भारत के अंदर सरकारी न्यूज़ चैनल, सरकारी हमारे टीवी चैनल और सरकारी रेडियो चैनल तो हैं ही। इसी के साथ साथ आपने देखा था कि भारत के अंदर बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी हैं। क्या है वो चैनल्स, आप सभी बच्चे उसके नाम जानते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने भारत के अंदर अखबारों के बारे में भी पढ़ा था और हमने देखा था कि भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में अखबार छपते हैं। लगभग 100 से ज्यादा भाषाएं हैं भारत के अंदर जिनमें अखबार छपते हैं और बहुत सी बोलियां भी हैं जिनमें अखबारों को छापा जाता है। सबसे ज्यादा छपने वाला अखबार हिंदी भाषा का है, क्योंकि भारत के अंदर लगभग 40% जनसंख्या हिंदी भाषा बोलती है। उसके बाद अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू भाषा में अखबार छापे जाते हैं। इसी के साथ साथ हमने भारत के अंदर मौजूद एक महत्वपूर्ण चीज, जो जन संचार के लिए यानी कि बड़े स्तर तक लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, जिसे हम लोग फिल्म कहते हैं, उसको देखा था। हमने पाया कि भारत के अंदर बहुत सारी भाषाओं में फिल्मों को बनाया जाता है। और फिल्में क्या हैं? फिल्में एक तरीके से क्या है बच्चों, सूचनाओं को प्राप्त करने का, सूचनाओं को शेयर करने का एक माध्यम है। भारत में मराठी भाषा, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और उसी के साथ हिंदी, उड़िया भाषाओं में फिल्मों को बनाया जाता है। भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जो बहुत बड़े स्तर पर फिल्मों का निर्माण कर रहा है। और उसी के साथ फिर आपने क्या देखा बच्चों, अगर भारत के अंदर किसी भी फिल्म को रिलीज कराना होता है, किसी भी फिल्म का प्रदर्शन करना होता है, तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेनी होती है। एक सर्टिफिकेशन होता है, जब आप उस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेते हैं तो आप लोग भारत के अंदर अपनी फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। आप लोगों ने जब भी थिएटर के अंदर या फिर घर के अंदर किसी फिल्म की स्टार्टिंग देखी होगी तो वहां पर एक सर्टिफिकेट आता है, वो भारत की सरकार ही देती है कि हाँ, आप भारत के अंदर इस फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। ये तो हमारी अब तक की क्लास की सारी समरी रही। हमने जल्दी से इसको समअप किया। जो भी हमने अब तक अपनी कितनी क्लासेस करी थी, लेक्चर 5 किए थे, उनको हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से ये अनुरोध करेंगे कि आप सभी बच्चे पूरा का पूरा फोकस क्लास के अंतर्गत रखें। बातें बहुत सीधी होंगी, बातें बहुत सरल होंगी। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें आपके मस्तिष्क में आती रहेंगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। पूरा फोकस क्लास के अंतर्गत रखिएगा। सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि हम लोग क्या और किन बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप और मैं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है बच्चों, क्या एक देश को क्या लाभ हो सकता है, क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से किसी देश को कोई हानि हो सकती है, हम लोग उसको जानेंगे। इसी के साथ साथ आप और मैं पढ़ेंगे पर्यटन। बिल्कुल सही, ये पर्यटन क्या होता है? भाई घूमना पसंद है आप सभी को? जी हाँ, घूमना पसंद है। पार्क में घूमने जाते हैं, कुछ बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं, कुछ बच्चे दादी के यहाँ जाते हैं। जी हाँ, आप लोग दादी नानी के यहाँ जाते हैं। और इसी के साथ साथ कभी कभी छुट्टियों के अंदर, जब आपके स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो आप बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चे अधिकतर स्थानों पर जाते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग जाते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में। दूर दराज के क्षेत्रों से मतलब क्या तात्पर्य है, कहीं पर आप लोग चले जाते हैं पहाड़ों में, कुछ लोग जाते हैं समुद्र के पास, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पर्यटन कहा जाता है। पूछा ये जा रहा है कि किसी भी देश के अंदर क्या है बच्चों, पर्यटन क्या एक व्यापार के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है? क्या पर्यटन यानी कि क्या है बच्चों, घूमने घुमाने से क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है? हम लोग उस महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है, जब दो देशों के बीच व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। मान लीजिए एक देश ये रहा और दूसरा देश ये रहा, दो देश हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए हमारा प्यारा भारत यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर क्या मौजूद है बच्चों, यहाँ पर मौजूद है जर्मनी। ठीक है, तो भारत में बनी कोई वस्तु या फिर भारत में बना कोई पदार्थ जब जा रहा है, कहां पर जा रहा है, जर्मनी में जा रहा है, और जर्मनी का बना कोई वस्तु या फिर जर्मनी की कोई सेवा भारत में आ रही है। जब एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, अपनी वस्तुओं को बेचता है, अपने सामान को बेचता है, इन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है जी। जी हाँ, अभी अभी आपने क्या देखा, अभी अभी आपने पाया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से तात्पर्य है कि जब किसी देश के अंदर क्या होता है बच्चों, जब दो देश मिलकर क्या कर लेते हैं, जब दो देश मिलकर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। एक वस्तु, किसी देश की वस्तु किसी दूसरे देश की वस्तु, किसी देश का बना सामान किसी दूसरे देश में जाता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, उसी को आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत का बना जो सामान था वो जर्मनी में जा रहा है, जर्मनी का बना सामान भारत में आ रहा है, इसको आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संज्ञा दे सकते हैं। जब दो देशों के मध्य, दो देशों के बीच में व्यापार होता है, इसी को आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। देख लीजिए, दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, एक देश का सामान दूसरे देश में बेचा जा रहा है, इसी को आप लोग क्या कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कह रहे हैं। ठीक है, किसी भी देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उस देश की समृद्धि का आकलन किया जा सकता है। देखिए, कौन सा देश आपके हिसाब से क्या करेगा बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेगा? भाई जिसके पास खुद अपनी आवश्यकता की पूर्ति होगी। अब कोई गरीब देश है, क्या वो किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है? नहीं। गरीब देश तो पहले अपने ही देश के अंदर चीजों की पूर्ति करना चाहेगा, अपने ही लोगों को सामान देना चाहेगा। जो अमीर देश होते हैं, जो समृद्ध देश होते हैं, वही क्या करते हैं बच्चों, बड़े तौर पर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। आप पाएंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लेवल के देश हैं, जितने भी ताकतवर देश हैं, वो सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके देश के अंदर उनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। अब वो दूसरे देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, दूसरे देशों में जिन चीजों की मांग है उनकी पूर्ति करना चाहते हैं। तो सीधे सरल शब्दों में आपने ये पाया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो देश ज्यादा करते हैं जो आर्थिक तौर पर समृद्ध होते हैं, अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की उपस्थिति होती है, वो मजबूत होते हैं, तो वो अपने देश की बनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर चुके होते हैं। अब वो दूसरे देशों के अंदर जो आवश्यकताओं की मांग होती है उनकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, इसी वजह से यह कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को चेक कर सकते हैं। जो देश जितनी ज्यादा क्या करता है बच्चों, जो देश जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, जो देश जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, उसको आप लोग उतना ही विकसित कह सकते हैं। एक तरीके का क्या है बच्चों, बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब क्या है, सूचक है। अगर आपको यह देखना है कि दुनिया के कौन कौन से देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी है, तो आप ताकतवर देशों की लिस्ट देख लीजिए, वो मुख्य तौर पर मिलेंगे। इनमें आप अमेरिका को देखिए, जापान को देखिए, जर्मनी को देखिए, फ्रांस को देखिए। तो दुनिया के वो ताकतवर देश जो आर्थिक तौर पर समृद्ध हैं, वही देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को करते हैं। तो सीधे सरल तौर पर आपने ये देखा कि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्य तौर पर वो देश करते हैं जो आर्थिक तौर पर समृद्ध होते हैं। गरीब देश तो अपनी ही समस्याओं में लगे रहते हैं। और यह भी बताया गया कि अगर आपको किसी देश को समृद्ध कहना है, अगर आपको किसी देश को मजबूत कहना है, आर्थिक तौर पर एक समृद्ध देश कहना है, तो उस देश के आर्थिक और उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखें। उसके द्वारा आप ये तय कर सकते हैं कि जो देश जितने ज्यादा स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है, अर्थात वो एक समृद्ध देश है। ये तो अभी हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर कुछ और बातों को आप सभी के समक्ष रखेंगे। ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या लिखा है बच्चों के सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में दुनिया क्या हो गई है बच्चों, सिकुड़ गई है, एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, जुड़ गई है। अब अमेरिका की बनी कोई वस्तु भारत में क्या होती है बच्चों, उसकी बहुत ज्यादा मांग है। जैसे अगर आपको क्या पता है बच्चों, अमेरिका के बहुत सारे पदार्थ भारत के अंदर बिकते हैं। भारत के बहुत सारे पदार्थ जैसे भारत के कपड़े, भारत के मसाले दुनिया के और देशों में जाते हैं, और अगर ये मसाले और अगर ये कपड़े उन देशों में ना पहुंच पाए तो वहां के लोगों के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। एक देश दूसरे देश पर, तीसरा देश चौथे देश पर क्या है बच्चों, पूर्णतः निर्भर है। तो सीधे सरल शब्दों में आपने ये देखा कि क्या है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार दुनिया के सभी देशों पर क्या है बच्चों, पूर्णतः निर्भर है। एक देश को दूसरे देश की आवश्यकता है, क्योंकि जो चीज हमारे पास है वो किसी दूसरे देश के पास नहीं है। तो हर देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से सामान को खरीदने की आवश्यकता है। ठीक है,
और हम ये सामान कैसे प्राप्त करते हैं? ये प्लेनों के जरिए, बड़े बड़े ट्रैक्टरों के जरिए क्या है बच्चों, एक देश से दूसरे देश में दुनिया के अलग अलग भागों में पहुंचता रहता है। तो बहुत ही सीधी सरल बात है कि दुनिया के अंदर एक देश का सामान दूसरे देश में प्लेन के जरिए, पानी के जहाज के जरिए, ट्रकों के जरिए दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। ठीक, अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग समुद्री द्वारा, हवाई यात्रों के द्वारा, स्थल मार्गों के द्वारा क्या करते हैं, भारत का बना सामान दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच कैसे रहा है? भाई प्लेन से पहुंच रहा है, भाई ट्रकों के द्वारा पहुंच रहा है, स्थल मार्ग से, या फिर जलीय मार्ग से पहुंच रहा है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा हम लोग एक देश का बना सामान दूसरे देश में पहुंचा देते हैं। अगर हम लोग ये देखना चाहें कि व्यापार को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जब भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो भागों में बांट दिया गया है। क्या कहा जाता है इसे? इसे आयात और निर्यात कहा जाता है। आप लोगों ने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा। क्या होता है आयात और क्या होता है निर्यात? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे कैसे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे कैसे मजबूत होगा? हम लोग वही अभी अभी आप सभी के साथ देखेंगे कि निर्यात और उसी के साथ आयात होता क्या है। चलिए इसको एक एक कर हम लोग समझते हैं। तो बहुत ही सीधे सरल शब्दों में हम लोग अपनी बात को रखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर आयात लिखा है। देखिए आयात का मतलब क्या होता है? जब बाहर का सामान देश में व्यापार के लिए आता है। आयात का मतलब क्या हुआ? आयात का मतलब हुआ आना। क्या मतलब हुआ? आना। इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि हमारे प्यारे देश भारत में कोई वस्तु आई है, किस लिए आई है? भाई बेचने के लिए आई है। भारत देश के अंदर जब कोई चीज आती है, कोई चीज ली जाती है, खरीदी जाती है, ठीक है, उसको आप लोग आयात कहते हैं। तो आपने क्या देखा? आयात का मतलब होता है जब बाहर का सामान यानी कि दूसरे देशों का सामान हमारे देश में आता है और व्यापार के लिए आता है यानी कि बिजनेस के लिए आता है, तो इसे आप लोग आयात कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या है बच्चों? दुनिया का कच्चा तेल, सोना, मोती, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम, ये सभी वो चीजें हैं। क्या है बच्चों? आप जो चीजें देख रहे हैं, जैसे आपने सोना देखा, आपने कीमती पत्थर, जवाहरात देखे और इसी के साथ साथ आपने पेट्रोलियम उत्पाद को देखा। ये सभी वो वस्तुएं हैं जो भारत देश के अंदर दूसरे देशों से प्राप्त की जाती हैं। हमारे अफ्रीका के देश हुए, हमारे गल्फ के देश हुए, अरब देश हुए, उनसे हम सब ये सभी पदार्थ अब खरीदते हैं, क्योंकि भारत के अंदर इनकी ज्यादा क्या है बच्चों, उत्पादन नहीं है ना। हमारे यहाँ देश में मांग तो है इन सभी चीजों की, लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें पैदा नहीं होती हैं। इसी वजह से हम लोग इनका आयात करते हैं। आयात से क्या तात्पर्य है? हम इनको अपने देश में बुलाते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, दूसरे देश का सामान जब अपने देश में व्यापार के लिए आता है उसको आप लोग आयात कहते हैं। भारत के संदर्भ में सोना, चांदी, कीमती हमारे क्या है बच्चों, आभूषण, उसी के साथ पेट्रोलियम के पदार्थ, इन सभी को आप लोग क्या कहते हैं? आयातित वस्तु के रूप में रखते हैं। क्या इसी के साथ साथ सिर्फ यही चीजें नहीं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आप क्या है बच्चों, दुनिया के बड़े बड़े उपकरण देखें, जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं वहां से हमारा सामान जापान से आता है, कोरिया से हम लोग उन देशों से सामान मंगाते हैं। उसी के साथ साथ उद्योगों की जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो भी हम लोग मंगाते हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों से, अमेरिका से, जर्मनी से। कार बनाने की जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो जर्मनी से आती हैं, और चिकित्सा से संबंधित जितनी भी हमारी मशीनें हैं वो अमेरिका और इटली से आती हैं। तो जब एक देश दूसरे देश के सामान को अपने देश में मंगाता है, व्यापार करने के हिसाब से उनको बुलाया जाता है, उसको आप आयात कहते हैं। भारत के अंदर सोना, आभूषण, पेट्रोलियम का उत्पाद, क्या है बच्चों, चिकित्सा संबंधित आपकी मशीनें, उद्योग संबंधी आपकी मशीनें, और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, ये सभी दूसरे देशों से मुख्य तौर पर आयात किए जाते हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है जिसे कहा जाता है निर्यात। आयात का एकदम उल्टा होगा। क्या होगा बच्चों? जब सामान देश से बाहर व्यापार के लिए जाया जाता है। क्या होता है बच्चों? जब हमारे देश का सामान, हमारे प्यारे भारत देश का सामान दुनिया के दूसरे देशों में जाता है, किस लिए? बेचने के लिए जाया जाता है। ठीक है, व्यापार के लिए जाया जाता है। जब हमारे देश का सामान दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा है, दुनिया के अलग अलग देश हमारे देश का सामान खरीद रहे हैं, इसको आप लोग निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्यात। तो आपने बिल्कुल सीधे तौर पर देखा, जब सामान देश से बाहर व्यापार के लिए जाया जाता है, इसे आप लोग निर्यात कहेंगे। तो जैसे आपका क्या रहा बच्चों, आपके पेट्रोलियम उत्पाद, मुख्य तौर पर आपके आभूषण, कीमती वस्तुएं, कार्बनिक वस्तुएं, ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं बच्चों? ये सभी हमारे मुख्य तौर पर निर्यातित वस्तु कहलाती हैं, जिनको जो हमारे देश से जाती हैं। हमारे कपड़े, मसाले, ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो संबंधित हैं, किससे? निर्यात से संबंधित। तो आयात का मतलब होता है आना, निर्यात का मतलब होता है भेज देना। और आपने सीधे सरल तौर पर देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो इसी पृष्ठभूमि पर टिका होता है। कोई भी देश क्या करता है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचना चाहता है। ठीक है, कि उनके देश का सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, ताकि उनको क्या प्राप्त हो? उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? विदेशी मुद्रा। ठीक है, विदेशी मुद्रा का मतलब क्या है? कि उनके पास डॉलर आ जाए और फिर वो डॉलर के द्वारा क्या कर सकें? कोई भी सामान दुनिया में खरीद सकें।
तो आयात किसी भी देश के लिए क्या होता है बच्चों, अच्छी बात है। वहीं निर्यात क्या रहता है बच्चों, थोड़ी चिंता की समस्या रहता है। तो आपने क्या देखा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो पूरा का पूरा आयात और निर्यात पर टिका हुआ है। आयात ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, समृद्धि ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं व्यापार संतुलन से। देखिए व्यापार संतुलन का मतलब क्या है कि किसी देश के आयात और निर्यात, ऐसा नहीं हो कि हम लोग निर्यात ही करे जा रहे हैं और आयात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग आयात ही कर रहे हैं, निर्यात नहीं कर रहे हैं, यानी कि सामान बेचे जा रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, या फिर सामान खरीदे जा रहे हैं, सामान बेच नहीं रहे हैं। तो व्यापार इस तरीके से हो कि जिसमें आयात भी 50% हो, जिसमें निर्यात भी 50% हो। आप दूसरे देशों से खरीदें भी, अपने देश का सामान किसी को बेचें भी, इसको व्यापार संतुलन की संज्ञा दी गई है। देखिए जब किसी देश का आयात और निर्यात क्या होता है बच्चों, अंतर, उस देश का व्यापार संतुलन कहलाता है कि आप जितना सामान भेज रहे हैं उतना ही सामान आप जितना सामान आप खरीद रहे हैं उतना ही सामान आप बेच रहे हैं। ठीक है, अगर क्या हो जाता है बच्चों, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो जाता है तो उन्मूलन व्यापार संतुलन कहते हैं। आपको क्या करना होता है, अपने देश के अंदर व्यापार को संतुलित रखना होता है। ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा चीजों को तो खरीद रहे हैं और ज्यादा चीजों को बेच नहीं पा रहे हैं, तो उससे आपकी जो देश की अर्थव्यवस्था होगी वो ज्यादा लाभकारी नहीं होगी। इसी वजह से ये करके चलना होता है कि दोनों बैलेंस करके रहें, या हो सके तो क्या हो सके, आप आयात को ज्यादा बढ़ा सकें। तो किसी भी देश को अपने आप को विकसित करने के लिए मुख्य तौर पर इन बातों को ध्यान रखना होगा कि आयात और निर्यात बैलेंस रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई क्या हो बच्चों, असंतुलन ना हो। ठीक है, और अगर क्या हो जाता है, अगर निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो जाता है तो व्यापार आपको क्या दिखता है बच्चों, असंतुलित दिखने लगता है। आपको पता है, तो वो असंतुलन की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहां पर आप और मैं डिस्कस करेंगे व्यापार संतुलन के संदर्भ में। ये देखेंगे कि भारत से निर्यात में वृद्धि दिखाने वाले सामान, ठीक है, कि भारत में क्या है बच्चों, वो क्या क्या चीजें हैं जो निर्यात की जा रही हैं। तो आप अगर क्या देखते हैं, हमारा जो कृषि उत्पाद है क्या है बच्चों, इसका प्रतिशत क्या है बच्चों, जो भेजा जाता है वो क्या है बच्चों, 2.53%। कृषि उत्पाद से संबंधित जो सामान है, ठीक है, जो भारत भेज रहा है वो क्या है बच्चों, 2.53%। 100 में से 2.53%। खनिज के जो आपके उत्पादन है वो 9.12% भारत भेजता है। जवाहरात का मतलब क्या होता है, आभूषण, इनकी संख्या कितनी है, 26.75%। रसायन, केमिकल से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो 24.45%। इंजीनियरिंग उत्पाद 25.63%। इलेक्ट्रॉनिक के सामान हुए या फिर आपके आईटी से संबंधित चीजें हुई। पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स चीजें जो होती हैं, दवाई वगैरह, वो कितनी है बच्चों, 86.12%। तो इन वस्तुओं का निर्यात भारत के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम लोग देखना चाहें भारत के मुख्य आयात, कि भारत अपने देश में किन किन चीजों को प्राप्त कर रहा है, किन किन चीजों को ले रहा है, तो पेट्रोलियम और उत्पाद क्या कर रहा है बच्चों, 41.87% भारत की अर्थव्यवस्था में। आपकी क्या है बच्चों, कीमती पत्थर, इनका भी भारत आयात कर रहा है क्योंकि भारत में इनकी डिमांड ज्यादा है, 29.26%। अकार्बनिक रसायन जो आपके क्या है बच्चों, केमिकल्स हैं, 29.39%। इसी के साथ आपका कोयला, कोल और ब्रिकेट 94.17%, और मशीन आपकी 12.56%। तो मुख्य तौर पर आपने क्या पाया, इस तरीके से आयात और निर्यात किया जा रहा है, और ये मुख्य चीजें हैं जिनको ज्यादा बड़े तौर पर खरीदा और बेचा जाता है भारत के संदर्भ में। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे पर्यटन या फिर क्या है बच्चों, घूमना कैसे व्यापार के रूप में देखा जा सकता है। क्या एक देश में किसी एक देश के लोगों का किसी दूसरे देश में जाना, क्या ये फायदे की बात है या फिर ये नुकसान की बात है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, वर्ष 2003 की अपेक्षा वर्ष 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आने में 11.8% की दर्ज वृद्धि देखी गई है। आप क्या पाते हैं कि भारत में 2003 में जितने विदेशी आते थे, 2010 आते आते क्या हो गया बच्चों, उस प्रतिशत में 11.8 की बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, और भारत को क्या हुआ है, विदेशियों के आने से, क्या है, अलग अलग दुनिया के देशों के लोगों के आने से भारत को 64,889 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। तो बहुत बड़े लेवल पर हमें क्या हो रहा है बच्चों, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी लोग आते हैं, उनके पास अपनी मुद्रा होती है, वो हमारी मुद्रा से कन्वर्ट करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हमें उनके देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा मिल जाती है, और इससे हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना बढ़ता है, और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्रा से खरीदारी कर सकते हैं। तो पर्यटन एक तरीके का व्यापार ही है जिसके द्वारा किसी एक देश के पास विदेशी मुद्रा आ जाती है, और जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तो आप दुनिया के क्या है बच्चों, बाजार में, विश्व के बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। अब क्या है बच्चों, 1.5 लाख से भी अधिक क्या है बच्चों,
अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। तो भारत में लगभग बहुत बड़े स्तर पर लोग क्या हैं, पर्यटन में लगे हुए हैं। भारत की होटल इंडस्ट्री, भारत की क्या है बच्चों, दर्शनीय स्थल, वहां पर लोगों को काम मिलता है, लोग आते हैं, होटल में रुकते हैं। तो भारत के अंदर पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। दुनिया के दूसरे देशों के लोग भारत में आते हैं, भारत के लोग इनको अपनी सर्विसेज देते हैं और इसके बदले उनको पैसे की प्राप्ति होती है। देखिए क्या है बच्चों, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। जब लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी लोग ही क्या करते हैं, किसी देश के पर्यटन को बढ़ाते हैं, नहीं। आप दिल्ली से मुंबई जाइए, आप दिल्ली से बिहार जाइए, आपके देश की जो अलग अलग संस्कृति है आपको जानने का मौका मिलता है। तो देश के अंदर देश की एकता को मजबूती करने का श्रेय कहीं ना कहीं पर्यटन को जाता है। आपको पता चलता है कि आपके देश की संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी बढ़िया है और कितनी प्राचीन है। जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं देश के अंतर्गत ही, तो उससे लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती है, दूसरे कल्चर के प्रति आदर का भाव आता है। अगर बात की जाए क्या है बच्चों, हमें स्थानीय हस्तकलाओं का पता चलता है, हमें अपने देश की अलग अलग संस्कृति और अलग अलग क्या है बच्चों, सोचों का पता चलता है। हम मणिपुर में जाते हैं तो मणिपुरी संस्कृति को देखते हैं, पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी संस्कृति को देखते हैं, गुजरात में गुजराती संस्कृति और उसकी भाषा को देखते हैं। तो भारत के हर राज्य की एक अपनी अलग संस्कृति है, एक अपना अलग कल्चर है, उनके जीवन जीने का तरीका अलग है। जब आप इन सभी क्षेत्रों को देखते हैं, वहां के लोगों के क्या देखते हैं बच्चों, कारीगरी को देखते हैं, तो आप आश्चर्यचकित होते हैं और आपको गर्व होता है कि आप कितने प्यारे देश में रह रहे हैं। और इससे देश के अंदर एकता का भाव होता है कि हम सब एक ही हैं। तो पर्यटन क्या कर रहा है बच्चों, मुख्य तौर पर आप सभी देशवासियों के मध्य एकता की भावना को बढ़ा रहा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमें पता चलता है कि दुनिया के दूसरे देश के लोग जब हमारे देश में आते हैं तो पता चलता है कि हम सब वास्तव में मनुष्य ही तो हैं। हम सभी की संस्कृति, हम सभी की सोच एक ही है। दुनिया के दूसरे देशों के लोग जो हमारे देश में आते हैं वो यही पाते हैं, या फिर हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो यही पाते हैं कि मनुष्य एक ही है, सोच एक ही है। सब लोग परिवार को पसंद करते हैं, सब लोग शांति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो एक तरीके से सांझी संस्कृति, यानी कि उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में प्रेम, उल्लास, धर्मों के प्रति आदर, इन सभी चीजों का क्या दिखता है बच्चों, उपस्थिति दिखती है। अगर हम लोग बात करें कि पर्यटन क्या करता है बच्चों, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। यानी कि पर्यटन के आने से नई नई एडवांस चीजें होती हैं, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बनते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स का निर्माण किया जाता है, चीज़ों को एडवांस बनाया जाता है ताकि विदेशी जो हमारे पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको अच्छा लगे। तो पर्यटन के द्वारा देश में विकास को बढ़ाया जाता है। और इसी के साथ आप क्या देखते हैं कि लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। अब जो लोग क्या करते हैं बच्चों, होटल में काम करते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो ये जो होटल में काम करने वाले लोग हैं इनको काम मिलता है, होटल के मालिकों के पास काम आता है। ठीक है, इनके काम आने से क्या होता है, इन लोगों के पास रोजगार आता है और इन लोगों को पैसा मिलता है। जो लोग अब पर्यटकों को घुमाते हैं, जो क्या होते हैं बच्चों, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, भाई उनको भी रोजगार मिल जाता है। तो भारत में पर्यटकों के आने से, टूरिस्ट के आने से होटल इंडस्ट्री का, उसी के साथ साथ जो हमारे टूरिस्ट हैं उन सभी का, और जो इन टूरिस्ट को घुमाते हैं, जो हमारे ड्राइवर होते हैं, ठीक है, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो एक तरीके से समृद्ध सभी लोगों का भारत के अंदर जो बड़े स्तर पर हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होती है। तो 1.5 लाख लोग कहीं ना कहीं इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष तौर पर उनको बहुत ज्यादा फायदा पर्यटन से होता है। ठीक है, पर्यटन से क्या होता है, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, आपको जैसे मैंने बताया। और जब हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, उस विदेशी मुद्रा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रखते हैं और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चीजों की खरीद और फरोख्त करते हैं, सामान को खरीदते और बेचते हैं। चलिए जी, अब हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी के एग्जाम के संदर्भ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, 1 मिनट रिवीजन। हमने आज की क्लास में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है, जब एक देश का सामान दूसरे देश के अंदर बेचा या फिर खरीदा जाता है, उसी को आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। जैसे भारत का सामान इंग्लैंड में खरीदा जा रहा है, ठीक है, और इंग्लैंड का सामान भारत में खरीदा जा रहा है, इसी को आप लोग क्या कहेंगे, इसी को आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। जो कोई देश जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है वो इस बात का सूचक है कि वो देश ज्यादा समृद्ध है। दुनिया के अधिकतर समृद्ध देश इसी प्रकार का क्या करते हैं बच्चों, चीजों को लेकर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 बिंदुओं पर टिका हुआ है, एक को कहा जाता है आयात और दूसरे को कहा जाता है निर्यात। दूसरे देश से अपने देश के अंदर सामान मंगाना आयात, और क्या है बच्चों, अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना निर्यात। आयात और निर्यात का संतुलन रखना होगा। अगर निर्यात ज्यादा हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा तो असंतुलन हो जाएगा, इतना ज्यादा विकास नहीं होगा। तो चीजों को संतुलित रखकर व्यापार को संतुलन में बनाकर रखना होता है।
दूसरी चीज यहाँ पर यह रही कि पर्यटन क्या है बच्चों, घूमना एक प्रकार का व्यापार बन गया है। दुनिया के अलग अलग देशों के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, मुख्य तौर पर हमारे भारत में आते हैं, भारत की संस्कृति को समझते हैं, भारत की संस्कृति से प्रेम करते हैं, और जब ये लोग घूमने आते हैं तो भारत के अंदर क्या करते हैं, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लाते हैं, और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट होती है और भारत सरकार को विदेशी मुद्रा मिल जाती है, जिसके द्वारा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शॉपिंग कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। जब ये लोग भारत में आते हैं तो भारत के लोगों को रोजगार मिलता है, जो लोग होटल में लगे हुए हैं, जो लोग इनको घुमाते हैं, जो लोग इनको क्या करते हैं बच्चों, दर्शन कराते हैं, जो उनके टूरिस्ट गाइड होते हैं, उनको रोजगार मिलता है, उनको काम मिलता है। तो भारत के बहुत से लोगों के घर इस पर्यटन के द्वारा चल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि पर्यटन से क्या होता है, जब हम देश के ही लोग, अपने ही देश के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें अपने देश की संस्कृति के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की सभ्यता कितनी प्राचीन है और कितनी क्या है बच्चों, बड़ी है, और दुनिया के अंदर क्या है, हम कितने वैभवशाली रहे हैं। जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, तो एक दूसरे राज्य के प्रति आदर का भाव होता है, उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को जानने का मौका मिलता है, और ये संस्कृति और कल्चर की समझ ही देश के अंदर आपसी मेल मिलाप को मजबूत कर देती है, जो देश को एक राष्ट्रीयता क्या है बच्चों, एकता की ओर ले जाती है। तो ये हमारी आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जो हमने आप सभी के समक्ष डिस्कस किए। अब आप सभी बच्चे हो जाइए तैयार, हम लोग आप सभी के सामने आज की क्लास के क्विज को रखेंगे। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है ये कि विदेशों से अपने देश में मंगाए जाने वाले सामान को क्या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में प्रत्येक वर्ष कितने विदेशी पर्यटक आते हैं? 14 लाख, 26 लाख, 30 लाख या फिर 35 लाख? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? जम्मू कश्मीर, गोवा, राजस्थान या फिर उपरोक्त सभी? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, देश का 95% अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग या फिर वायु मार्ग? चलिए, समय होता है पूरा। अब हम एक एक कर कर आप सभी के साथ क्या करते हैं बच्चों, अपने क्विज के आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। विदेशों से अपने देश में मंगाए जाने वाले सामान को आप लोग क्या कहेंगे बच्चों? आयात कहेंगे, आना, ठीक है ना? जी हाँ। और निर्यात यानी कि भेजना। अगला सवाल, भारत में प्रत्येक वर्ष कितने विदेशी पर्यटक आते हैं? एक अच्छा सवाल था, आपके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए गए। पूछा गया कि भारत में कितने प्रतिशत विदेशी पर्यटक आते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। सो भारत में क्या है बच्चों, 35 लाख से भी ज्यादा पर्यटक हर साल भारत में आते हैं घूमने के लिए। इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी घूमने जाते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं घूमने जाते हैं? जम्मू कश्मीर, गोवा, राजस्थान? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपको क्या पता है बच्चों, हमारे देश में गोवा एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर विदेशी सैलानी जाते हैं घूमने के लिए। अगला सवाल, देश का, ध्यान से पढ़िएगा, देश का 95%, ठीक है, आपने ध्यान से पढ़ा कि देश का 95% अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है? तो मुख्य तौर पर वो आपका किससे हो रहा है बच्चों? वो आपका समुद्री मार्ग से हो रहा है। तो 1, 2, 3, जी हाँ। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने अपने आंसर को सही तौर पर प्राप्त किया। वो रहा समुद्री मार्ग से मुख्य तौर पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को करते हैं।
ये हमारी आज की क्लास के क्विज और उसके आंसर्स रहे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क को रखेंगे। आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क मौजूद है, क्वेश्चंस मौजूद है। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर विवेचना कीजिए कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बदल रहा है, वो कैसे बदल रहा है आपको बताना होगा। व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करना होगा। आयात किसे कहते हैं ये बताइए, निर्यात किसे कहते हैं ये बताइए। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं वो बताइए। आयात और निर्यात का एक एक उदाहरण आप दीजिए। बैरोमीटर संतुलन किसे कहते हैं, यानी कि व्यापारिक संतुलन, ये क्या है आप उसको बताइए। पर्यटन ने किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया ये बताइए। और पर्यटन का महत्व क्या है आपको ये बताना होगा। तो आपके सामने आज की क्लास के हमारे होमवर्क को आप सभी के सामने रखा गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगली क्लास में आप और मैं किन चीज़ों को पढ़ेंगे। हमारी अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर कौन सा चलेगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लेक्चर नंबर 7 आप और मैं कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर इस चैप्टर के जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चंस हैं या फिर वो क्वेश्चंस जो पहले पेपर में पूछे गए हैं वो एक एक कर आप सभी के सामने रखेंगे। तो हमारी अगली क्लास आपके पेपर के संदर्भ में, इस चैप्टर के संदर्भ में अब तक हमने 6 लेक्चर कर लिए हैं ना, हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को करा है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग चीज़ों को और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये क्लास जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन से संबंधित थी आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, मैं बिलाल आप सभी से लेता हूं विदा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।